15 नवंबर के आसपास देखना। हाँ जी। हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो हम यहाँ बात कर रहे थे आपके डर्मल पेपिला के बारे में, ठीक है। तो ये डर्मल पेपिला जो है एक्चुअली जो डर्मिस वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो डर्मिस की कोशिकाएं एकत्रित होकर एक डर्मल पेपिला का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगी? ये डर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं ये मिलकर निर्माण करती हैं डर्मल पेपिला का। अब डर्मल पेपिला में क्या मौजूद होंगे? इसमें अब चूंकि डर्मिस की कोशिकाएं हैं तो उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होंगे। तो डर्मल पेपिला से हेयर रूट को क्या मिल गया? आपका पोषण पदार्थ मिल गया। अब जैसे जैसे ये पोषण पदार्थ मिलता जाता है आपके इन हेयर्स को, वैसे वैसे क्या होती है, हेयर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डिवीजन होने लगता है, विभाजन होने लगेगा। जितना जल्दी जल्दी विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है उतना जल्दी हेयर बढ़ता है। हमारे बाल कैसे बढ़ जाते हैं? रीजन ही ये है, जैसे जैसे पोषक पदार्थ उनको मिलता जाता है वैसे वैसे हेयर जो है उनकी कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, विभाजित होकर बढ़ने लगती हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ने लगेंगी वैसे वैसे इनकी जो कोशिकाएं हैं कुछ मृत हो जाती हैं, कुछ श्रृंगीय प्रकार की कोशिकाएं हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? श्रृंगीय कोशिकाएं हो जाती हैं। और इन श्रृंगीय कोशिकाओं पर श्रृंगीय कोशिकाओं पर केराटिन नाम का आवरण चढ़ने लगता है। केराटिन नाम, भाई केराटिन क्या होता है? केराटिन एक टाइप की प्रोटीन होती है, सभी जानते हैं ये बात तो, है ना, कि केराटिन क्या है? केराटिन एक प्रोटीन है। तो जब ये प्रोटीन जब हमारे बालों पर आकर लगती है तो वो उसको क्या रूप देती है? थोड़े श्रृंगीय प्रकार का रूप दे दिया करती है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे भी ये हेयर्स बढ़ते जाते हैं तो थोड़े श्रृंगीय होते हैं और थोड़े कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कैसे थोड़े से गिरने लगते हैं हेयर्स, ठीक है। तो ये बात रही आपकी नॉर्मल डर्मल पेपिला के बारे में। अब हम बात करते हैं हेयर शेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें आपके हेयर शेफ्ट की तो हेयर शेफ्ट का जो पोर्शन है ये जनरली देखने को मिलता है आपके डर्मिस वाले पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पर हेयर शेफ्ट दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज मेड्यूला एंड सेकेंड इज कॉर्टेक्स, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि मेड्यूला जो होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है। मेड्यूला कहाँ प्रेजेंट होता है? हमेशा बीच में। जबकि कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स आप कभी भी दोनों टर्म देखोगे मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स हमेशा पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट रहता है। पेरिफेरल मतलब परिधीय वाले रीजन पर। अब देखिए कॉर्टेक्स आपका ये रहा, दिस इज अ कॉर्टेक्स एंड दिस इज अ मेड्यूला, ठीक है। तो हेयर शेफ्ट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अ अब हम बात करेंगे आपके डर्मल पेपिला या मैं कहूं प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में। प्लेकॉइड स्केल्स, क्लास प्लेकॉइड स्केल्स क्या होते हैं? तो ये प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं ये जनरली प्रेजेंट होते हैं आपकी इलास्मोब्रैंक फिशेस में। इलास्मोब्रैंक फिशेस में पाए जाते हैं, या जनरली कभी आपको अगर स्टडी करना है प्लेकॉइड स्केल्स की तो आप कर सकते हैं स्कॉलियोडॉन में, ठीक है। स्कॉलियोडॉन को हम और किस नाम से जानते हैं? कुत्ता मछली के नाम से जाना जाता है। कुत्ता मछली मतलब डॉग फिश, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसे हम?
कुत्ता मछली के नाम से जानते हैं स्कॉलिडॉन को। तो स्कॉलिडॉन का जो शरीर होता है तो उसके डोर्सल वाले रीजन पर शल्क उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेकोइड स्केल। क्या कहा जाता है, प्लेकोइड स्केल। ये प्लेकोइड स्केल जो है ये बने होते हैं दो भागों से। प्लेकोइड स्केल्स जो हैं वो कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, दो पार्ट से। फर्स्ट इज बेसल प्लेट। बेसल प्लेट मतलब जो आधारी प्लेट है जो, ठीक है, आधारीय प्लेट को हम क्या बोलते हैं, बेसल प्लेट। वहीं दूसरा होता है स्पाइन प्लेट, और ये स्पाइन प्लेट भी 3 स्पाइन प्लेट होती है, ऐसे माने आप, 3 स्पाइन प्लेट, ठीक है। तो ये जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं, बेसल प्लेट एंड 3 स्पाइन प्लेट से मिलकर बने होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में वन बाय वन। नहीं नहीं, देखिए क्लास, यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए क्लास, जब हम बात करें प्लेकोइड स्केल्स की, तो प्लेकोइड स्केल्स दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, बेसल प्लेट जो इसका आधारीय भाग बनाता है, ठीक है, और ये बेसल प्लेट जो होती है ये एक्चुअली मिलकर बनी होती है थोड़ा बोन से, ठीक है, थोड़ी बोनी होती है ये बेसल प्लेट। वहीं जब हम बात करें इसके ऊपर की तरफ स्पाइन निकले होते हैं, क्या निकले होते हैं, स्पाइन, और ये स्पाइन जो है कैसे होते हैं, 3 स्पाइन प्लेट बोलते हैं, इसीलिए हम देखिए 1 2 3 स्पाइन प्लेट इसे हम इसीलिए बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बेसल प्लेट होती है क्लास, ये एक्चुअली मीजोडर्म से मिलकर बनी होगी, मीजोडर्म की डेंटिन से मिलकर बनी होती है ये। वहीं जो स्पाइन प्लेट होती है ये स्पाइन प्लेट मिलकर बनी होती है आपकी विट्रोडेंटिन से। किससे मिलकर बनी होती है, विट्रोडेंटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ हमने बात की है आपकी एक नॉर्मल प्लेकोइड स्केल के बारे में। अब सपोज कीजिए अगर मैं इस प्लेकोइड स्केल को इस तरह उठाकर देखूं,
ठीक है ना। प्लेकोइड स्केल को इस तरह उठाकर देखती हूँ तब मुझे यहाँ पर ये डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ये ऊपर का पोर्शन जो है दिस इज द स्पाइन, स्पाइन के नीचे वाला पोर्शन बेसल प्लेट। अब इस बेसल प्लेट में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी। ठीक है, ये पल्प कैविटी है तो ऑब्वियसली सी बात है पल्प कैविटी में क्या चीज रहेगी? पल्प भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये पल्प कैविटी होती है, ये हमेशा बनी होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स और एक स्पेशल टाइप की सेल्स। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये जो पल्प है इसमें क्या क्या चीज भरा रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स और स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं क्लास, ये हमेशा प्रेजेंट होती हैं इसके डर्मिस वाले पोर्शन में। कहाँ प्रेजेंट होंगी? डर्मिस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होंगी, जो आगे चलकर इन स्पाइन का निर्माण में मदद करती हैं। या मैं ये कहूँ कि ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जो इन प्लेकोइड स्केल को बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स का परिवर्धन।
हाँ भाई, फाइनल ईयर। अब जरा देखिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं फिशेस के बारे में, ठीक है ना। फिशेस के जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं कि स्किन में दो लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक ऊपर की तरफ एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट डायग्राम, दिस इज ऊपर की लेयर जो है दिस इज द एपिडर्मिस और उसके नीचे प्रेजेंट होती है आपकी डर्मिस। तो डर्मिस में एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं क्लास, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? डर्मिस वाले पोर्शन में। तो कहने की बात ये है कि डर्मिस वाले पोर्शन की जो कोशिकाएं हैं वो एक जगह एकत्रित होने लगती हैं और एकत्रित होने के बाद विभाजन होता है उन कोशिकाओं में। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं उनमें क्या होने लगता है? उनमें विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है। अब जैसे जैसे उनमें विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो जैसे जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है वैसे वैसे ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं को ऊपर की तरफ धकेलने लगती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो यहाँ डर्मल पेपिला का जो निर्माण हुआ है, वो डर्मल पेपिला का निर्माण किससे हुआ है? वो डर्मल पेपिला का निर्माण हुआ है आपकी ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से, इसीलिए यहाँ पर टर्म दिया गया है और आपका डर्मल पेपिला, ठीक है। तो डर्मल पेपिला जो है ये किसकी वजह से है? ये होती है डर्मिस में मौजूद कोशिकाओं की वजह से। ये कोशिकाएं एकत्रित होती हैं और क्या काम करती हैं? डर्मल पेपिला का निर्माण, और ये जैसे जैसे ग्रो करेंगी वैसे वैसे एपिडर्मिस की तरफ बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अभी डेवलपमेंट इनका अधूरा है क्लास, अभी प्लेकॉइड स्केल का अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उभार बनना शुरू हुआ है डर्मल पेपिला के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में डर्मल पेपिला किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। चलिए।